वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल। आज आप सबों के समक्ष विदेशी विनिमय दर फॉरेन एक्सचेंज रेट को लेकर उपस्थित हूं। इस वीडियो का इम्पोर्टेंस इस सेंस से है कि 2021 जैक का जो सिलेबस है उसमें से इस चैप्टर का इम्पोर्टेंस नहीं रह जाता है, क्योंकि इस चैप्टर को लगभग सिलेबस से बाहर कर दिया गया है। क्या क्या बाहर किया गया है उस पर आप लोग को ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि आप ऐसे क्वेश्चन को करके चले जाएं जो एग्जाम में आए ही नहीं। हालांकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ करता था, लेकिन सिलेबस से बाहर कर दिया गया है। इसलिए ये जो विदेशी विनिमय दर क्या है, व्हाट इज फॉरेन एक्सचेंज रेट, ये आप लोग को करके नहीं जाना है, क्योंकि ये आउट ऑफ सिलेबस हो गया है। ठीक है, कब के लिए? 2021 जो जैक में सिलेबस दिया गया है। साथ ही साथ जो विदेशी विनिमय दर के प्रकार होते हैं, स्थिर विनिमय दर, ये भी नहीं करना है, लोचशील विनिमय दर को भी नहीं करना है। फिर आगे जाते हैं, विदेशी विनिमय दर का निर्धारण कैसे होता है, इसको रेखा चित्र द्वारा दिखाएं। यानी कि डिटर्मिनेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट, इसको भी आप लोग नहीं करके जाएंगे, इसको भी सिलेबस से आउट कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन आता है, जब विदेशी विनिमय दर गिरती है तो उसकी मांग भी बढ़ती है, समझाइए। व्हेन rate of foreign exchange fall then demand of foreign exchange rate नहीं कहेंगे, डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज केवल बोले राइज। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में उस तरह आता नहीं है, इसका कोई इंपॉर्टेंस है नहीं। इंपॉर्टेंस जो एग्जाम में आने का रहता है वो यही है कि विदेशी विनिमय दर क्या है, व्हाट इज फॉरेन एक्सचेंज रेट, जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता था, कभी कभार टाइप से पूछा गया था। और ये विदेशी विनिमय दर का निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट, ये अक्सर एग्जाम में पूछता था। क्वेश्चन फर्स्ट और क्वेश्चन ये मान के चलिए, ये दोनों क्वेश्चन को अक्सर पूछा जाता था। लेकिन इस बार विदेशी विनिमय दर से इन सबों को बाहर कर दिया गया है। इसके बाद जो हम ये बताए कि जब विदेशी विनिमय दर गिरती है तो उसकी मांग बढ़ती है, तो ये जल्दी एग्जाम में पहले भी नहीं पूछता था। हालांकि इसको सिलेबस से बाहर नहीं किया गया है, इसका कोई जिक्र नहीं है कि इसको बाहर कर दिया गया है। इसके आगे देखते हैं तो ठीक उसी का उल्टा, जब विदेशी विनिमय दर बढ़ती है तो उसकी पूर्ति भी बढ़ती है। व्हेन रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट राइज देन सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज राइज। तो ये वाला जो क्वेश्चन है, इसको भी सिलेबस से बाहर नहीं किया गया है, लेकिन ऐसा भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा जाता था। अब आगे आते हैं, विदेशी विनिमय के मांग उत्पन्न होने के क्या स्रोत हैं। इस क्वेश्चन के बारे में अगर आप देखें तो ये कभी कभार पूछा है। विदेशी विनिमय के पूर्ति उत्पन्न होने के स्रोत, ये भी कभी कभार पूछा है, और इसको सिलेबस में से बाहर किया गया है, ऐसा कुछ जिक्र नहीं है। इसलिए ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन आप लोग को देख लेना। हालांकि उतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। क्या क्या नहीं करना है, एक बार फिर से इंग्लिश वाले देख लेंगे, देख लें। व्हाट डू मीन बाय फॉरेन एक्सचेंज रेट, ये आपको नहीं करके जाना है। फिर टाइप्स भी नहीं करके जाना है। फिर हाउ फॉरेन एक्सचेंज रेट डिटरमाइन, ये भी नहीं करके जाना है। और आगे जब ये क्वेश्चन की बात होती है तो एक बार पढ़ लीजिएगा, केवल इसको केवल पढ़ लेना है आपको। व्हेन प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी फॉल देन डिमांड फॉर दैट फॉरेन करेंसी राइज। When price of foreign currency fall, then demand for that foreign currency rise। ये पढ़ के केवल जाना है, इसका ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है और बार बार पेज पलटना पड़ रहा है। ये जो क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन व्हेन फॉरेन एक्सचेंज रेट इंक्रीजेज देन सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ऑल्सो इंक्रीजेज, खाली पढ़ के जाना है। ये सब पूछता जल्दी नहीं है, खाली मीनिंग समझ लीजिएगा। वाई आर फॉरेन करेंसी इज इम्पॉर्टेंट, ये आप थोड़ा सा पढ़ के जाइएगा।
और ये वाला भी द फैक्टर्स काउजेज फॉर सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ये भी पढ़ के थोड़ा जाइएगा। अब हम आते हैं हिंदी वाले में। अब थोड़ा सा इस पर हम चर्चा करना चाहेंगे, एग्जाम में आए ना आए, अगर आप कंसेप्ट को क्लियर रखेंगे तो ये आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी होगा, ज़्यादा अच्छा होगा। हम एक बार चर्चा कर लेते हैं कि विदेशी विनिमय दर है क्या। तो विदेशी विनिमय दर जैसे डॉलर जो होता है ना, ये विदेशी विनिमय में आता है डॉलर। नहीं तो ये डॉलर का रेट, इस डॉलर का रेट, ये विदेशी विनिमय में डॉलर, इसका रेट क्या होता है, वो कैसे निर्धारित होता है। हमने क्या लिखा, वह दर जिस पर एक देश की मुद्रा का दूसरे देश की मुद्रा के साथ विनिमय किया जाता है। यानी कि आप अपने देश की मुद्रा किसी को देते हैं और दूसरे देश की मुद्रा लेते हैं, तो किस रेट पर ये लेन देन हो रही है, जो जिस दर पर लेन देन हो रही है वही क्या है, विदेशी विनिमय दर है, फॉरेन एक्सचेंज रेट है। क्लियर। जैसे $1 लेना है, यहाँ 65 रुपये, ये पुराना फिगर है, अभी के समय में ये लगभग 73 के आसपास चल रहा है। यानी $1 अब लीजिएगा तो अभी आपको लगभग 73 लगेगा। ये अप एंड डाउन होते रहता है क्योंकि आप मार्केट पर छोड़ दिया गया है। जैसा डिमांड और सप्लाई होता है डॉलर का, वैसे ही इसका रेट भी चेंज होता है। जब ज़्यादा डॉलर का डिमांड होगा रेट बढ़ जाएगा, थोड़ा सा डिमांड कम होगा तो फिर रेट गिर जाएगा। इसी तरह सप्लाई पर भी ये निर्भर करता है। तो $1 जैसे अभी आप 73 रुपया में लेते हैं, इसका मतलब है कि $1 का रेट क्या है, 73 है। पुराना वाला फिगर है $1 का 65। अब यदि ₹1 वो लेना चाहता है तो वो कितना डॉलर देगा, तो 1/65 कर देंगे, यानी कि $0.015 होगा। ये दो प्रकार का है, एक स्थिर विनिमय दर और दूसरा लोचशील विनिमय दर। मैं फिर से इसलिए इसको बता रहा हूँ, हालांकि सिलेबस से बाहर है, लेकिन इसके बावजूद भी बता रहा हूँ। क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आगे भी जा कर के कोई विद्यार्थी अगर विदेशी विनिमय दर को पढ़ना चाहे, जानना चाहे, तो वो समझ सके। हालांकि मैं शॉर्ट में इसमें बात करूंगा। स्थिर विनिमय दर यानी वो विनिमय दर जिसको सरकार फिक्स करे। सरकार भी फिक्स करती है। जैसे हम लोग चीज़ें खरीदते हैं तो बहुत सारी चीज़ें सरकार देती है, कंट्रोल से जो मिलता है, जो सरकार का जन वितरण प्रणाली है उसके माध्यम से जो मिलता है, चाहे अनाज हो, चीनी हो, तेल हो, तो कुछ चीज़ें हैं जो सरकार देती है, उस सरकार फिक्स करती है रेट। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसका रेट मार्केट में फिक्स होता है। मार्केट में हम खरीदने जाते हैं, वहाँ पर बेचने वाले भी होते हैं। जब ज़्यादा मात्रा में विक्रेता उपलब्ध होता है या सामान मार्केट में ज़्यादा उपलब्ध होता है, कोई भी सामान ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध होता है, यानी सप्लाई ज़्यादा होता है और उतना डिमांड नहीं होता, तो उसका रेट कम होता है। लेकिन जितना सप्लाई हो रहा है उससे ज़्यादा कहीं डिमांड हो रहा है तो फिर उसका रेट बढ़ेगा। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो सरकार तय कर देती है कि हाँ, जैसे पहले आज से हम कह सकते हैं कुछ महीने या कुछ साल कहेंगे, 1-2 साल पहले की बात है, जो डीजल पेट्रोल का रेट हुआ करता था उसको कौन तय करता था, सरकार तय करती थी। कब रेट बढ़ाना है, कब रेट घटाना है, वो एक बार तय हो जाती तो महीना, 2 महीना, 3 महीना वही रेट चलता था। लेकिन आज के समय में मार्केट में जैसे डिमांड और सप्लाई चेंज होता है वैसे ही रेट चेंज होता है। तो ठीक हम विदेशी मुद्रा का अगर खरीद बिक्री करते हैं तो किस दर पर करेंगे। पहले सरकार दर तय करती थी, जो दर सरकार तय करती थी वो स्थिर विनिमय दर कहलाती थी, जो कि एक बार तय होता था तो वो कुछ समय तक चलता था, उसको बार बार बदला नहीं जाता था। जबकि अभी के समय लोचशील विनिमय दर है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है। इसमें क्या होता है, इसमें रेट यानी कि डॉलर का रेट यानी विदेशी मुद्रा का रेट जो निर्धारित होगा उसके मांग और पूर्ति द्वारा, ध्यान देंगे किसके द्वारा, मांग और पूर्ति द्वारा। जैसा मांग होगा, जैसा पूर्ति होगा, वैसा रेट होगा। हम अक्सर बोलते हैं जिस चीज़ का मांग ज़्यादा होता है उसका रेट ज़्यादा होता है, जिस चीज़ का मांग कम होता है उसका रेट कम होता है। तो मांग और पूर्ति भी उसी तरह से, जिस चीज़ का पूर्ति ज़्यादा होता है उसका रेट कम होता है, जिसका पूर्ति कम होता है उसका रेट ज़्यादा होता है। तो जैसा मांग और पूर्ति होगा वैसा रेट होगा। आगे एक क्वेश्चन भी है, जैसे यहाँ रेट लिख दिए हैं, रेट इक्वल टू फंक्शन ऑफ डीएस यानी डिमांड और सप्लाई, किसका, फॉरेन एक्सचेंज का। अगला जो क्वेश्चन है विदेशी विनिमय दर का निर्धारण, अभी जो बात कर रहे थे ये बी नंबर में, उसी का जिक्र यहाँ है। चूंकि ज़्यादा करके यही लोचशील विनिमय दर चलता है, सरकार का तब ये रोल रहा ही नहीं है। सरकार के हाथ से तो लगभग चीज़ें निकल रही है, सरकार निकाल भी रही है, कंट्रोलिंग अपने पास रखना नहीं चाह रही है, मार्केट पर छोड़ रही है। तो विदेशी विनिमय दर का निर्धारण
क्या लिखे हैं, वह दर जिस पर एक देश की मुद्रा का दूसरे देश की मुद्रा के साथ विनिमय हो, यानी एक देश का मुद्रा और दूसरे देश के मुद्रा का जो आदान प्रदान होगा जिस रेट पर, वही रेट क्या है, फॉरेन एक्सचेंज रेट है। संतुलित विनिमय दर यानी कि जो बैलेंस एक्सचेंज रेट होगा उसका निर्धारण किसके द्वारा होगा, मुद्रा की मांग एवं पूर्ति। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। किसके द्वारा होता है, विदेशी मुद्रा की मांग और पूर्ति द्वारा होता है। इसे निम्न रेखा चित्र द्वारा दिखा सकते हैं। देखिए ये डिमांड कर्व है, किसी भी चीज का डिमांड कर्व होता है ऊपर से नीचे, क्योंकि रेट जब ज्यादा होता है तो डिमांड कम होता है। और ये सप्लाई कर्व है जो कि जिसका कि पॉजिटिव स्लोप है, जो ये बताता है कि रेट ज्यादा तो सप्लाई भी ज्यादा, रेट कम तो सप्लाई भी कम। तो आप देख सकते हो कि ये जो ई पॉइंट है यहाँ पर डिमांड और सप्लाई दोनों इक्वल है, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इसका मतलब है इसके सामने इस वाई एक्सिस पर जो हम क्या रखे हुए हैं, रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज को रखे हुए हैं, यानी प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज यानी डॉलर के रेट को रखे हुए हैं, जो कितना है आर। और इसके नीचे हम वाई नहीं एक्स एक्सिस पर हम क्या लिखे हैं, क्वांटिटी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज यानी डॉलर का क्वांटिटी वो कितना है, क्यू है। तो ई पॉइंट पर डिमांड और सप्लाई इक्वल है, किसका, डॉलर का यानी कि फॉरेन करेंसी का, इसलिए रेट क्या होगा आर, क्वांटिटी क्या होगा क्यू। ये R1 सही रेट नहीं माना जा सकता है, क्योंकि इस रेट पर आपका क्वांटिटी जो है कम डिमांड होगा, क्योंकि रेट हाई है। इधर आ जाते हैं, Q से Q1 इधर आ जाएंगे। और यदि R2 की बात करें तो इस रेट पर सप्लाई ही कम है, इसलिए ये भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं है। रेट सही ये है क्योंकि इस पर डिमांड और सप्लाई ज्यादा है। यहां लिखे हैं रेखा चित्र में DD तथा SS। DD हो गया डिमांड कर्व, SS हो गया पूर्ति यानी सप्लाई कर्व, एक दूसरे को ई बिंदु पर काटता है, इसलिए OR, O से लेकर के R तक संतुलित विनिमय दर यानी बैलेंस एक्सचेंज रेट होगा, जबकि OQ बैलेंस क्वांटिटी होगा, संतुलित मात्रा होगा। नोट करके लिख दिए हैं, यदि पूर्ति में वृद्धि होता है तो संतुलन कीमत घटेगा। किसी भी चीज का पूर्ति बढ़ेगा तो उसका रेट क्या होगा, घटेगा, और मांग बढ़ेगा तो रेट बढ़ेगा। ये जो क्वेश्चन यहां तक तो आप जान गए कि ये पढ़ भले लिए हैं, लेकिन इस बार 2021 में इससे क्वेश्चन नहीं आएगा। ये जो क्वेश्चन आपका है, जब विदेशी विनिमय दर गिरती है यानी कि डॉलर का रेट, डॉलर का रेट, ठीक है, ये जब गिरेगा तो उसका मांग बढ़ेगा। डॉलर क्या, किसी भी चीज का रेट गिरेगा तो उसका मांग बढ़ेगा। चिकन हो, मटन हो, सस्ता हो जाएगा तो क्या हम उसको ज्यादा नहीं खरीदेंगे क्या? कपड़ा सस्ता हो जाए तो हम ज्यादा कपड़ा नहीं खरीदेंगे क्या? किसी भी चीज का रेट गिरेगा तो उसका मांग बढ़ेगा। ये तो मांग जैसा ही है, जिसमें मांग चैप्टर हम लोग पढ़े थे माइक्रो इकोनॉमिक्स में पार्ट ए में, तो उसी तरह से देखिए ये रेट पर इतना क्वांटिटी का डिमांड हो रहा है, जैसे रेट बढ़ गया R1 हो गया, क्वांटिटी घट गया। ये R से R2 यानी रेट घट जाए तो सप्लाई क्या, डिमांड क्या हो गया, बढ़ गया। यहाँ रेट यानी कि प्राइस, रेट और प्राइस एक ही चीज है, रेट और प्राइस क्या है, एक ही चीज है। अब फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या हो रहा है, ये भी ध्यान देंगे। फॉरेन, FOREIGN, फॉरेन, ये जो फॉरेन है, फॉरेन एक्सचेंज रेट जो बोल रहे हैं, तो फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या हो रहा है, डॉलर, डॉलर का रेट। आप डॉलर के जगह कोई और करेंसी का नाम ले सकते हैं, जैसे येन हो, युआन हो, पौंड है या दिनार है, तो बहुत सारे करेंसी हैं, तो किसी को भी रख सकते हैं। एक्चुअली ज़्यादा करके हम डॉलर से ही एक दूसरे के साथ लेन देन करते हैं, डॉलर को इंटरनेशनल करेंसी माना जाता है, इसलिए हम डॉलर का यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं। ये नोट करके लिखे हैं, जब विदेशी विनिमय दर बढ़ता तो उसका अर्थ हुआ डॉलर का मजबूत होना। दुनिया का कोई भी चीज जिसका रेट बढ़ेगा इसका मतलब मजबूत हो रहा है। मैं ही पढ़ाता हूं, अगर मेरा फी, मेरा चार्ज, मेरा प्राइस अगर बढ़ेगा तो इसका मतलब है हमारी स्थिति अच्छी हो रही है, और हमको अगर घटाना पड़ रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत चल रही है, वो कमजोरी का प्रतीक है। हाँ, कभी कभार जानबूझ करके कंपनियां अपने चीजों का रेट को कम करती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कमजोर हो गया, वो दूसरे के मार्केट को खत्म करने के लिए ऐसा कर सकता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, जब विदेशी विनिमय दर बढ़ती है तो उसकी पूर्ति भी बढ़ती है। ये जस्ट सप्लाई में हम लोग इसी तरह पढ़े थे, देयर इज द पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई। किसी भी चीज का कीमत बढ़ेगा तो उसका पूर्ति बढ़ेगा।
देखिए R से R1 हो गया, सप्लाई भी Q से Q1 हो गया, ये R से R2 हो गया, सप्लाई भी Q से घट करके Q2 हो गया। ये पॉजिटिव रिलेशन होता है। विदेशी विनिमय दर तथा विदेशी विनिमय यानी कि डॉलर का रेट और डॉलर का पूर्ति में प्रत्यक्ष संबंध होता है, पॉजिटिव रिलेशन होता है, डायरेक्ट रिलेशन। अर्थात विदेशी विनिमय दर बढ़ने पर विदेशी मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है और विदेशी विनिमय दर घटने पर विदेशी मुद्रा की पूर्ति भी घटती है। यही कारण है कि विदेशी विनिमय की पूर्ति वक्र ऊपर से नीचे से ऊपर की ओर जाती है। नीचे से ऊपर दाईं ओर बढ़ता है, ये नीचे से ऊपर की ओर जाती है। ये क्वेश्चन थोड़ा देखेंगे, क्या है? विदेशी विनिमय के मांग उत्पन्न होने के स्रोत, रीजन फॉर द डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, यानी डॉलर का डिमांड हम क्यों करते हैं, डॉलर की जरूरत हमको क्यों पड़ती है। भाई डॉलर तो फॉरेन करेंसी है, जब हमको फॉरेन से कोई ज़रूरत पड़ेगा तभी हम डॉलर का इस्तेमाल करेंगे। हम अपने देश में कुछ भी खरीदेंगे, बेचेंगे, बैंक में जमा करेंगे, उसमें डॉलर की कोई आवश्यकता ही नहीं है। डॉलर की आवश्यकता है हमको विदेशों के साथ कुछ लेन देन करना हो या विदेशों में कुछ करना हो तभी पड़ेगा। तो जैसे लिखे हैं विदेशों से वस्तुओं एवं सेवाओं का आयात, हम विदेश से कोई सामान मंगा रहे हैं भाई, तो अपना करेंसी उसको दे देंगे, वो क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा, क्योंकि हमारा करेंसी तो वहाँ चलेगा नहीं। तो हम क्या करना होगा, हमको उसको पेमेंट करना होगा उसके करेंसी में, यानी विदेशी करेंसी में करना होगा। यानी विदेश से कोई भी वस्तु और सेवा का आयात करेंगे तो तभी कर पाएंगे जब हमारे पास विदेशी मुद्रा होगा। ठीक है। दूसरा, विदेश में निवेश। आप जिस देश में निवेश करना चाह रहे हैं, कोई प्लांट लगाना चाह रहे हैं, कोई स्कूल, कॉलेज, मेडिकल कुछ भी खोलना चाह रहे हैं, फॉरेन में किसी भी तरह का बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो वहां पर वहां का ही करेंसी आपको खर्च करना पड़ेगा। तो वहां की करेंसी खर्च करना पड़ेगा, यानी वहां की करेंसी आपको चाहिए। विदेश में कोई रह रहा है, वहां पर आपको गिफ्ट देना हो उसको, तो फिर यहाँ से गिफ्ट ले जाना महंगा पड़ जाएगा, तो वहीं से खरीद करके वहीं दे देंगे, तो इसके लिए भी आपको वहाँ का करेंसी चाहिए। विदेशी मुद्राओं के मूल्य पर सट्टा, आजकल सट्टा चलता रहता है, चाहे वो खेल कूद के बारे में बात हो या सोना चांदी के रेट के बारे में बात हो या शेयर मार्केट की बात हो, हर चीज़ पर सट्टा लगता है। जैसे अब मान लेते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच मैच हो रहा है, अब सट्टा लग जाएगा कि इंडिया जीतेगा, पाकिस्तान जीतेगा, कौन कितना छक्का मारेगा, चौका मारेगा, कौन सेंचुरी मारेगा, ये तरह तरह के चीज़ों पर सट्टा लगता है। अब बात है कि अगर इंडिया वाला जीत जाएगा तो पाकिस्तान का सट्टेबाज होगा, बांग्लादेश का होगा, अमेरिका का, ईरान का, कहीं कहीं का भी सट्टेबाज होगा, वो अपने अपने देश का करेंसी देगा यहाँ के सट्टेबाज को, तो क्या करेगा यहाँ का सट्टेबाज? कुछ नहीं। या उधर वाला ही जीत गया तो इंडिया वाला हार गया तो देगा, तो वो क्या करेगा इंडिया के करेंसी को? तो इसलिए क्लियर हो जाता है कि भाई डॉलर जो है ये इंटरनेशनल करेंसी है, इसलिए हम लोग जो हारेंगे जीतेंगे पेमेंट क्या होगा? डॉलर में होगा। विदेशी विनिमय की पूर्ति उत्पन्न होने के स्रोत, यानी हमारे पास कहां से आता है? हम तो विदेशों से कोई चीज मंगाएंगे तो हमको डॉलर चाहिए ये चीज मंगाने के लिए, इंपोर्ट करने के लिए, लेकिन हमारे पास डॉलर आएगा कहां से? तो जस्ट इसका उल्टा, यानी कि जब हम कोई भी वस्तु या सेवा का निर्यात करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, दूसरे देश को भेजेंगे, तो वो हमको पेमेंट क्या करेगा? डॉलर। डॉलर क्या है? विदेशी विनिमय है, यानी विदेशी मुद्रा है। देश में विदेशियों द्वारा निवेश, कोई विदेश का आदमी भारत में कुछ निवेश करना चाहेगा, कोई मॉल खोलना चाहेगा, सिनेमा हॉल खोलना चाहेगा या फैक्ट्री वगैरह लगाना चाहेगा, तो अपने देश का वो करेंसी लेके आएगा, वो अपने देश का करेंसी लेकर के आएगा और हमारे देश के करेंसी को खरीदेगा। यानी कि जब हमारे देश के करेंसी को खरीदेगा, यानी वो अपने करेंसी को बेचेगा, तो हमारे पास आ जाएगा उसका करेंसी। दूसरे देशों से भेंट उपहार प्राप्त करना, कोई विदेश का आदमी हमारे देश में आकर के किसी को गिफ्ट वगैरह देता है, तो वहां पर भी हमको डॉलर आने की चांसेस है। अंतर्राष्ट्रीय सौदों से संबंधित भुगतान, प्राप्तियां, यानी कि जैसे अभी सुनने में आ रहा है कि जो हमारा तेजस है या ब्रह्मोस मिसाइल है, तो ये सब चीज को वियतनाम एक कंट्री है, वो खरीदने के बारे में सोच रहा है। जब वो खरीदेगा तो बदले में हमको क्या देगा? वो अपना करेंसी दे या डॉलर दे, ज़्यादा करके तो हम डॉलर ही लेना चाहेंगे, यही प्रीफर करेंगे, क्योंकि ये इंटरनेशनल करेंसी है। तो इस प्रकार से हमारे पास क्या आ जाता है? विदेशी मुद्रा आ जाता है, डॉलर आ जाता है। तो ये आप देख के जाइएगा, पढ़ के जाइएगा, क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन पूछ दे कि निम्न में से कौन विदेशी मुद्रा के पूर्ति के स्रोत हैं, 3 इसका दे दे और 1 इसका दे दे, तो इसी वाला में देखना होगा।
तो इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा, ये ध्यान आप लोग को देना है। या कभी कभी 2 नंबर का जो क्वेश्चन बनने जा रहा है उसमें भी इसका जरूरत पड़ सकता है। इंग्लिश में क्या बात करें, जब इसको सिलेबस से हटा ही दिया गया है तो ज़्यादा इसमें डिस्कस करने से फ़ायदा नहीं है। क्लियर है, फॉरेन एक्सचेंज रेट रेफर्स टू द प्राइस ऑफ वन करेंसी इन रिलेशन टू अदर करेंसीज इन द इंटरनेशनल मनी मार्केट। यानी एक करेंसी का, एक देश के करेंसी का क्या रेट तय होता है दूसरे देश के करेंसी के साथ, जो रेट तय होता है वही क्या कहलाएगा, फॉरेन एक्सचेंज रेट कहलाएगा। जैसे $1 का रेट 65 है तो 65 होगा। टाइप्स ऑफ, यानी फिक्स ये गवर्नमेंट तय करेगा, ये फ्लेक्सिबल मार्केट के 2 फोर्स हैं, डिमांड और सप्लाई, ये तय करेगा। आप पढ़ लेंगे इसको। रेट इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ DS। फॉरेन एक्सचेंज रेट कैसे डिसाइड होता है, यही डिमांड और सप्लाई कर्व द्वारा। जिस पॉइंट पर डिमांड और सप्लाई फॉरेन एक्सचेंज का इक्वल होगा वही रेट क्या होगा, इक्विलिब्रियम रेट होगा। फिर व्हेन प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी फॉल देन डिमांड ऑफ दैट फॉरेन करेंसी राइज। किसी भी देश के करेंसी का रेट फॉल करेगा तो उसका डिमांड तो बढ़ेगा ही। जैसे चीज़ों का रेट फॉल होता है तो डिमांड उसका राइज कर जाता है। फिगर भी बना हुआ है, हिंदी में भी इसी तरह था। ये रेट पर ये डिमांड हो रहा है, जैसे रेट बढ़ गया डिमांड फॉल कर गया। ये सप्लाई जैसा हो गया, जब प्राइस फॉरेन एक्सचेंज का इंक्रीज करेगा तो उसका क्या होगा, सप्लाई भी इंक्रीज करेगा। ये हो गया वाई आर फॉरेन करेंसीज इंपॉर्टेंट, या द फैक्टर्स काउजेज डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। क्यों हम डिमांड करते हैं फॉरेन एक्सचेंज का, डॉलर का, इसलिए करते हैं टू परचेज गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम फॉरेन करेंसी। फॉरेन करेंसी से आपको परचेज करना पड़ जाए या इंपोर्ट करना पड़ जाए गुड्स और सर्विसेज का, तो वहाँ डॉलर चाहिए। टू इन्वेस्ट इन फॉरेन कंट्रीज, फॉरेन कंट्रीज में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कोई प्लांट वगैरह लगाना चाहता है तो वहाँ भी डॉलर चाहिए। टू सेंड गिफ्ट्स अब्रॉड, विदेश गिफ्ट भेजना चाहते हैं तो वहाँ, यहाँ से तो नहीं कर सकते, वहीं से खरीद करके वहीं गिफ्ट दे देंगे, इसके लिए चाहिए। तो ये सब पॉइंट हैं। टू परचेज फाइनेंशियल एसेट इन फॉरेन कंट्री, फॉरेन कंट्री में कोई एसेट आप खरीदना चाहते हैं तो वहाँ भी आपको डॉलर की ज़रूरत होगी। फिर है फ्रॉम वेयर फॉरेन एक्सचेंज कम, कहाँ से हमारे पास डॉलर आता है। एक्सपोर्ट, टू एक्सपोर्ट गुड्स एंड सर्विसेज, जब हम एक्सपोर्ट करेंगे गुड्स और सर्विस का दूसरे कंट्री को तो वो हमको डॉलर पेमेंट करेगा। इन्वेस्टमेंट बाय फॉरनर्स, फॉरनर्स हमारे कंट्री में इन्वेस्ट करेगा तो इससे भी डॉलर आएगा। गिफ्ट्स रिसीव्ड बाय डोमेस्टिक रेसिडेंट्स फ्रॉम द फॉरनर्स, इससे भी आता है। और डायरेक्ट परचेजिंग बाय द नॉन रेसिडेंट्स इन द डोमेस्टिक मार्केट, इसके द्वारा भी आता है। ये सब क्वेश्चन में उतना दम नहीं है, ये सब कुछ छोड़ के चलिएगा। तो ये आपको करके थोड़ा सा जाना है, बाकी इधर वाला में ये भी थोड़ा सा दम है, थोड़ा सा ये भी है, हालांकि ज़्यादा करके पूछता नहीं है, लेकिन आपको इधर वाला जितना चीज़ दिख रहा है ये सब आपको नहीं करना है। तो ये था आज का फॉरेन एक्सचेंज का क्लास। हमको लगता है कि जो मैं बताना चाहा वो आप समझ गए होंगे। अगले क्लास में हम बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ेंगे, ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी हिंदी में इसको क्या कहेंगे, भुगतान संतुलन। इस टॉपिक को लेकर के आएंगे नेक्स्ट क्लास में। इसको सिलेबस से नहीं हटाया गया है इसलिए इसको देखना जरूरी है। तो हमको आज्ञा दीजिए, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।